साधना होती है जिसके थ्रू आप एक पिशाच है, एक है ना, एक आप बोल सकते हो एक स्पिरिट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो और उससे बहुत सारे काम करवा सकते हो। लेकिन जितना आसान ये दिखता है ये उतना आसान है नहीं। ठीक है, ऐसा करने के लिए बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारा पावर चाहिए होता है, बहुत सारा है ना एक कैलिबर चाहिए होता है हैंडल करने के लिए चीज़ों को। तो अगर आप में से कोई इसके बारे में जानता है या आज जान गया है तो मेरी आपको सख्त चेतावनी है, इसके बारे में सिर्फ सुने, देखें, एक्सपीरियंस को सुने, क्या हुआ किसी के साथ जिसने ट्राई किया इसको अपने पास बुलाने का, बट कभी भी किसी भी हालत में कोशिश ना करें इससे किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट बनाने की। ठीक है। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है, कई बार लाइफ के अंदर और ऐसा होता है कि आप कई लोग आपको बुली करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, आपका बार बार मजाक उड़ाते हैं, जिससे आप मिलो वो आपका मजाक उड़ाता रहता है और आप बड़ा अलोन सा फील करते हो ज़िंदगी के अंदर। आपको लगता है कि सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मेरे साथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है आप किसी से प्यार करते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, आप बिल्कुल अलोन फील करते हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे साथ रह सके, मुझे खुश कर सके। और कुछ ऐसा ही हुआ रवि प्रताप सिंह के साथ, जिन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है। ये मेरे अपने स्टूडेंट रह चुके हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट, ये मेरे लेक्चर्स के थ्रू पढ़ते थे और इन्होंने मुझसे ये इंसिडेंट शेयर किया है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है हर एक से कि कभी भी लाइफ में ऐसे कदम ना उठाएं जो रवि प्रताप सिंह ने उठाए। तो क्या हुआ उनके साथ, कैसे उसका सामना हुआ या कांटेक्ट में आया वो कर्ण पिशाचिनी के, इसको सुनने के लिए स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। उससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूं, अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ princeMNIT1987। तो जो रवि प्रताप है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश कानपुर में रहते हैं। इनकी फैमिली का बहुत अच्छा खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और सिटी के रिच लोगों के अंदर इनका नाम काउंट होता है। बहुत बड़ा इनका घर है और घर के अंदर ये 3 लोग रहते हैं, रवि प्रताप, उसके मदर और उसके फादर। कभी कभी इनके घर में इनकी दादी भी आ जाया करती थी। राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं और बेसिकली ये अपनी फैमिली के जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं, बेसिकली ना जो राजपूत को जो चीज़ दिखाती है, जो है ना उनका जो ऑरा होता है, ये उसके जस्ट अपोजिट है। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। बचपन से ही अगर कोई ज़ोर से चिल्ला भी दे तो रवि प्रताप को रोना आ जाता था, वो थर 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 काँपने लगता था। अगर किसी ने जोर से डांट दिया तो उसकी सांस रुक जाना, इस तरह के बिहेवियर उसके थे। और इस बात को लेकर उसके सभी घर वाले उसका बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। जब छुट्टियां होती थी, सारे परिवार वाले इकट्ठे होते थे, तो जो परिवार के बच्चे थे, बड़े थे, सभी लोग उसको चिढ़ाया करते थे उसके इस बिहेवियर की वजह से। और यहाँ तक कि उसको घर के अंदर लड़की की उपाधि दे दी गई थी। तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब ताने मारे जाते थे, उसको बुली किया जाता था। और इस वजह से वो शुरू से ही, बचपन से ही, बातें हैं सब 8th क्लास के आसपास की, है ना, 2013 के आसपास की बात है, वो 8th क्लास के अंदर थे रवि प्रताप। तो घर के अंदर उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। उसको लड़की बोला जाता था क्योंकि वो लड़कियों की तरह फटाफट से डांटने पर भी रो देता था, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, छोटी छोटी चीज़ों का बुरा मान जाता था। उसके पिताजी भी इवन उससे ये कहा करते कि तो लड़का है ही नहीं, पता नहीं तू कहाँ से पैदा हो गया, तुझे तो लड़की होना चाहिए था। तो सब लोग जब कहते थे तो रवि प्रताप को इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब उसके फादर ने भी बोलना शुरू कर दिया तो उसको बहुत बुरा लगने लगा और वो लाइफ में अलोन फील करने लगा। उसको हमेशा ये फील होता था कि कोई भी घर में उससे प्यार करता ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जो उसे समझता हो, सब उसको सिर्फ परेशान ही करते रहते हैं, ताने ही मारते रहते हैं। खैर, इसीलिए वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर ही बिल्कुल चुपचाप सा रहा करता था, अपने आप अंदर ही खोया रहता था। स्कूल में भी वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, सिर्फ उसका एक ही दोस्त था, इसका नाम था रॉकी। रॉकी रवि प्रताप को बहुत समझता था और उसे वो बहुत समझाया भी करता था कि यार तू क्यों इतना उदास रहता है, ये सब तो चलता रहेगा, एक ही लाइफ है, तू मस्त रहा कर, एंजॉय किया कर। लेकिन रवि प्रताप परेशान था इन सारी चीज़ों से, जो उसकी फैमिली उसके बारे में सोचती थी, उसके ऊपर कमेंट किया करते थे। खैर, लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, रवि प्रताप पढ़ने में अच्छा था। 8th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वो पास हुआ और फिर वो 9th क्लास में आए। 9th क्लास में भी और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। ये सब बुलिंग उसकी चलती रहती रही, जब भी फैमिली वाले आते थे, मिलते थे, वो हमेशा उसके ऊपर ऐसे ही कमेंट किया करते थे। लेकिन ये बात है, एक दिन जब बेसिकली 2014 की, उनके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम था। तो इनके स्कूल का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर कंडक्ट किया गया था और उसमें दूसरे स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करने आए थे। तो वहाँ पर रवि प्रताप की जो मुलाकात हुई वो एक लड़की से हुई जिसका नाम था निकिता। निकिता उस टाइम पर एक दूसरे स्कूल में पढ़ती थी और वो भी उस प्रोग्राम में ही पार्टिसिपेट करने आई हुई थी। उसने उसको देखा तक नहीं था, ना ही ऐसा कोई वो था, बट रवि प्रताप खड़ा हुआ था
और उसके सामने से एक लड़की आई और लड़की ने स्कूटी घुमाने की कोशिश की। तो जैसे उसने स्कूटी घुमाई, अचानक से उसकी स्कूटी स्किड हो गई और वो नीचे गिर गई। गिर के उसको बहुत तेज़ चोट लगी, उसके पैर से बहुत तेज़ खून बहने लगा। आसपास कोई नहीं था, तो फटाफट से रवि प्रताप भाग के उसके पास गया और उसने अपने दोस्त रॉकी को आवाज़ लगाई, रॉकी गाड़ी निकाल फटाफट से। तो खून बहुत तेज़ बह रहा था, रॉकी भागता हो गया, उसने ड्राइवर अंकल से बोला, फटाफट गाड़ी निकलवाई। फिर वो निकिता को लेकर पास के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर जाकर उसको, है ना, मतलब फर्स्ट एड दिलवाया। तो उसके 4 स्टिचेस आए पैर के अंदर। और तब से निकिता और रवि प्रताप की ये पहली मुलाकात थी। और उसके बाद दोनों का नंबर दोनों ने एक्सचेंज किया और दोनों के अंदर बातचीत होने लगी, दोनों अच्छे खासे फ्रेंड्स बन गए बहुत ही जल्दी। तो इस तरह से इनकी कहानी शुरू हुई। रवि जो अपने आप को अकेला समझता था, उसकी लाइफ में अब एक लड़की आ चुकी थी। दोनों दिन भर बातें किया करते थे फ़ोन के ऊपर, और धीरे 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 जैसे जैसे बातें बढ़ी, फिर ये लोग आ गए रिलेशनशिप में। 2014 में निकिता ने रवि को प्रपोज किया, क्योंकि रवि बिल्कुल अकेला था और इतने टाइम से निकिता से बात कर रहा था, तो उसने उसको हाँ कह दिया और इस तरह से दोनों रिलेशनशिप के अंदर आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, करीबन 1-1.5 साल तक इनका रिलेशन ठीक ठाक चला। लेकिन जैसा कि मोस्टली रिलेशंस में होता है, कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हुए। धीरे धीरे निकिता रवि से डिटैच होने लगी। वो उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। वो जब भी उसे कॉल करता, उसे इग्नोर कर देती थी, या फिर कोई ना कोई रीज़न बता के उससे वो बात करने से मना कर देती थी। लेकिन वो कई दूसरे लोगों से बात किया करती थी, लेकिन रवि जब भी उससे बात करने के लिए कहता या कोशिश करता, वो उसको हमेशा इग्नोर कर दिया करती। इस तरह से रवि का फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये बात है जब वो 10th क्लास के अंदर आ चुके थे, और रवि पढ़ने बैठता, 6-6, 7-7 घंटे बस वो बैठा रहता किताब लेकर, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता था। जहाँ तक वो भी बहुत हैप्पी फील कर रहा था कि उसके लाइफ में कोई आ चुका है जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकता था, अब वो भी उससे दूर जाना शुरू कर चुकी है। वो समझ नहीं पा रहा था और उन चीज़ों को इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। वो निकिता के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था पिछले 1.5 साल में, और वो मतलब जितना उसकी, जैसे बोलते हैं, चाहत की सारी हदें उसने क्रॉस कर ली थी। उससे ज़्यादा उसे दुनिया में और कोई नहीं चाहिए था। लेकिन निकिता अब उससे दूर जा रही थी। इस चीज़ को रवि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। दिन रात बस वो यही सोचता रहता था, और एज अ रिजल्ट इसी चीज़ की वजह से उसके 10th बोर्ड के अंदर आए सिर्फ 69%। जी हाँ, वो स्टूडेंट जो 96% से नीचे स्कोर नहीं किया करता था, उसके 10th बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 69% आए, लव इश्यूज़ की वजह से। रवि को बहुत बुरा लगा अपने आप से, घर वालों से भी तो बहुत कुछ सुनना पड़ा। पहले ही चीज़ों की कमी नहीं थी, एक और चीज़ उसके लिए ख़राब हो गई, चीज़ें बद से बदतर ही होती जा रही थी। खैर अल्टीमेटली उसने जब पेरेंट्स उससे बात कर, उसके फादर आए, उन्होंने उसको बहुत डांटा, तो वो सबके ताने सुन सुनकर टूट गया था। तो वो बिखर गया, उन लोगों के सामने रोने लगा। फिर जाके कहीं घर वालों ने उसको सपोर्ट किया, समझा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो ठीक है, अब तुम आगे का सोचो। तो इस तरह से रॉकी और रवि दोनों का डिस्कशन हुआ और दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब कानपुर जाकर जेई की तैयारी करेंगे। और वो शिफ्ट हो गए 11th क्लास में कानपुर में। कानपुर में उन्होंने कोचिंग में एडमिशन लिया और अब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई जेई की। लेकिन रवि के दिमाग में तो एक ही भूत घूम रहा था, वो था निकिता। उसको कैसे भी करके निकिता को वापस पाना था। और निकिता जो थी वो, है ना, इस इवेंट का जब वो कानपुर शिफ्ट हो गया, उसके बाद तो उनका रिलेशन और ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था। अब निकिता रवि को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी। वो उसने कई बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन निकिता रवि से बात नहीं करती थी। इन्हीं सब के चलते रवि एक बार फिर से अकेला हो चुका था अपनी लाइफ के अंदर। वो तरीके ढूंढता रहता था निकिता को वापस पाने के, और इन्हीं तरीकों को ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन पता चला कर्ण पिशाचिनी के बारे में। उसे पता लगा कि अगर आप कर्ण पिशाचिनी साधना करो और ये साधना अगर सक्सेसफुल हो जाए, तो जो आप चाहो वो आप पा सकते हो। वो आपके लिए, आपकी, है ना, आपके रास्तों को बहुत आसान बना देती है। वो आपके पास्ट की चीज़ों को, प्रेजेंट की चीज़ों को आपके कान में आकर बोलती है, ठीक है। और वो आपकी सक्सेस जो स्टोरी होती है ना, उसके अंदर आपके साथ साथ चलती है, बहुत हेल्प करती है। ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिली, उसने ढूंढना शुरू किया और उसने डिसाइड किया कि वो कर्ण पिशाचिनी की साधना करेगा। जेई की तैयारी पे ज़्यादा फोकस नहीं करके उसका टाइम इसी चीज़ को ढूंढने के ऊपर गुजरता था। और इन्हीं सब के चलते चलते उसने अपने रूम पे, वो अपने रूम पे अकेला रहा करता था, और निहारिका से ब्रेकअप और ये सारी चीज़ें करते करते उसकी विस्की पीने की आदत पड़ चुकी थी। वो दिन रात विस्की पिया करता था। और उसने खुद ये बताया, अगर आप शायद आप लोगों को बिलीव ना हो, कि उसका 1 महीने का विस्की का बिल एक बार 87,000 रुपये था। 87,000 रुपीज़ विस्की का बिल। इतने विस्की वो पी रहा था। अचानक से उसे विस्की पीने की आदत क्यों लग गई, किसी को पता नहीं था।
लेकिन एक दिन की बात है, जिसका दोस्त रॉकी था, ये दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहा करते थे। तो एक दिन रॉकी बहुत दिनों से रवि से मिला नहीं था, तो वो उसके रूम पे आता है, और जैसे वो रूम पे आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि रूम पर रवि जो है लेटा हुआ है, बिल्कुल सूखा सा मरीज सा रवि है, लेटा हुआ है, और रूम के अंदर विस्की की बॉटल्स भरी पड़ी हैं। वो भाग के उसके पास जाता है, देखता है तो उसको 105 डिग्री के आसपास का फीवर था। वो डर जाता है, घबरा जाता है, बोलते से उसकी हालत देखकर बोलता है तूने क्या हालत बना रखी है अपनी। उधर वो रवि कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। वो फटाफट से उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, हॉस्पिटल में जाकर उसको एडमिट करवाता है। तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसको डेंगू है, बहुत दिनों से डेंगू से सफ़र कर रहा है, और इसके लीवर में जो है वो 4th ग्रेड का इन्फ्लेमेशन आ चुका है, इसको फटाफट से आईसीयू में एडमिट करना होगा। तो उसने फटाफट से, रॉकी ने उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया और फिर वापस से वो उसके रूम पे पहुंचा, क्योंकि पेरेंट्स भी उसके रूम पे आएंगे। तो सारी सफाई की, एक सच्चे दोस्त का उसने फ़र्ज़ निभाया, सारी बॉटल्स वगैरह साफ़ की, सारा रूम साफ़ करके फिर वापस से वो हॉस्पिटल पहुँचा। 23 डेज़ के लिए रवि को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, जिसमें से 11 दिन उसने आईसीयू में गुजारे। इस तरह से ठीक हुआ जब वो, तो उसे घर ले गए वापस उसके पेरेंट्स, और वो घर पहुंचा। इधर रॉकी कानपुर में अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कर रहा था। फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो वापस से, वो भी अपने होम टाउन पहुंचा, तो वो रवि से मिलने गया। और जब वो रवि से मिलने गया तो उसने रवि से बैठ के बात की। उसने बोला भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? तो उसने बोला यार कुछ भी नहीं चल रहा है। बोला नहीं यार, तू बड़ा मुझे डिस्टर्ब सा लग रहा है, तूने क्या हालत कर रखी थी अपनी, तो तूने विस्की पीने कैसे लग गया? और एक चीज़ बता, तू किन चक्करों के अंदर पड़ा हुआ है? तो बोलता है किन चक्करों में पड़ा हुआ है? तो बोला जब तू बीमार हुआ था ना, तो मैंने तेरे रूम की सफाई की थी। जब मैंने तेरे रूम की सफाई की थी उसमें मुझे बहुत सारे पेजेस मिले, है ना, उन पेजेस के ऊपर संस्कृत में मंत्र लिखे हुए थे और उनके ऊपर खून के छींटे थे। किन चीज़ों के अंदर पड़ा हुआ है भाई तू? तो रवि सकपक आ जाता है, सुन के बोलता है नहीं नहीं, मैं किसी चीज़ के अंदर नहीं पड़ा हुआ, मुझे तो बस सिर्फ विस्की पीने का शौक है। तो क्या, कौन सी बातें कर रहा है, मुझे नहीं पता तू क्या बात कर रहा है, बकवास मत कर मेरे से, है ना, तू जा यार यहाँ से, जा, मेरे से फालतू बकवास मत कर। इतना बोल दिया उसने, और उसके बाद उठ के वहाँ से चला गया। और रॉकी को रवि का बिहेवियर अजीब सा लगा, बट वो कर भी क्या सकता था, उसे इन चीज़ों का पता नहीं था कि एक्चुअली यहाँ पर क्या चल रहा है। खैर ये सारा प्रोसेस चलते चलते अब बीमार होने के बाद उसने वापस से थोड़ा वो ट्रैक पर आया, वापस उसने तैयारी के ऊपर, बोर्ड के ऊपर फोकस किया। तो इन सारे प्रोसेस के अंदर 11th और 12th उसकी दोनों गुजर गई, ठीक है। निकिता उसके लाइफ से जा चुकी थी, बट वो उस दुख को नहीं झेल पा रहा था, और साथ ही साथ उसने एक नई चीज़ के बारे में पता कर लिया था, जिससे वो अपने लाइफ को सक्सेसफुल, या वो बेसिकली वो अकेला फील करता था। तो जहाँ उसने पता किया, उससे पता लगा, उसको ढूंढ ढूंढ के उसने डार्क वेब पर सब जगह पे जाकर पता किया, तो उसको विधि पता लगी कि कैसे आप कर्ण पिशाच साधना कर सकते हो, और कैसे एक बार वो आपके पास आ गई तो आप ज़िंदगी में दोबारा अकेला फील नहीं करोगे। तो अपने लोनलीनेस को हटाने का उसे एक ही रास्ता नज़र आ रहा था, और इसके लिए उसने वेट किया। उसने अपने 12th क्लास के प्रिपरेशन दिए, और जैसे तैसे मेहनत करके वो करीबन 89% के आसपास 12th में लेकर आया। जैसे उसके 12th बोर्ड खत्म हुए, वो वापस अपने घर आया, और अपने घर पर उसने अपनी, है ना, 3rd फ्लोर का एक रूम, जो उसका खुद का रूम था, उस रूम को उसने अपना सेटअप कर लिया, अब ये रूम मेरा ही है। और वो जनरली उसी रूम के अंदर दिन रात गुजारा करता था। वो उस रूम से बाहर सिर्फ खाना लेने जाया करता था, बाकी पूरा टाइम वो अपने घर में उसी रूम में गुजारा करता था। जैसे कि आपको पता है कि फादर पॉलिटिशियन थे, तो वो बिजी रहा करते थे, मदर भी इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व थी, तो इतना बहुत ज़्यादा उसका इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। सो इसी तरह से उसकी लाइफ चल रही थी। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कर्ण पिशाचिनी साधना करेगा और उसको अपने पास ज़रूर बुलाएगा। जितना भी डेटा, जितना भी मटेरियल अवेलेबल था, उसने सब कुछ जाना। वो अलग अलग जगहों पर गया, वो बंगाल गया, वहाँ से उसने कांटेक्ट किया, अलग अलग तांत्रिकों से उसने बात की, और उसने वो रास्ता, वो तरीका सीखा, सही तरीका कर्ण पिशाचिनी साधना करने का, और वो उसकी प्रैक्टिस करने लगा। ये सब चलते चलते दिवाली का टाइम आया। तो दिवाली वाले दिन जो सारे घर वाले थे वो अपने पेरेंटल हाउस गए। उन्होंने रवि से भी पूछा, तो रवि बोला कि नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा। और तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, इसको यहीं रहने दो, वैसे भी वहाँ पे जाके परेशानी, क्योंकि किसी बात करता नहीं था, सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास बहाना भी था। उसने बोला कि मैं वहाँ जाऊँगा तो भी सब लोग मुझसे इस तरह बात करते, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग चले जाओ। तो सभी घर वाले चले गए, और उस दिन रवि जो था घर पर अकेला था। सही मौका देख के वो दिन भर अपने रूम में रहा, और वो अपनी साधना में लगा रहा। रात को, जैसा कि हमारे यहाँ होता ही है, दिवाली पे सभी दोस्त आपस में मिलते जुलते हैं, तो रॉकी उससे मिलने आया। वो बहुत देर तक घर की बेल बजाता रहा, पर किसी ने गेट नहीं खोला। 30-40 मिनट बेल बजाने के बाद उसको समझ में नहीं आया कि क्या चक्कर, कोई गेट क्यों नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया। अंकल ने फ़ोन उठाया, तो अंकल से पूछा उसने कि अंकल रॉकी कहाँ पर है? तो बोलता बेटा हम तो यहाँ पेरेंटल हाउस आ गए हैं अपने, रॉकी घर पे ही है, तुम उससे मिल लो। तो बोलता अंकल मैं बहुत देर से बेल बजा रहा हूँ, पर वो गेट नहीं खोल रहा है। तो उन्होंने कहा एक बार चेक कर लो, हो सकता है सो गया हो, फ़ोन कर लो। तो उसने फ़ोन भी किया, ऑब्वियसली वो ट्राई कर चुका था। फिर उसे ध्यान आया कि रॉकी के घर पे एक और जाने का एक और रास्ता है,
तो रॉकी घर के जस्ट पीछे उनका एक और दोस्त था सुमित, उसका भी घर था। तो सुमित के घर पहुंचता है और बोलता है यार मैं 30-40 मिनट से रॉकी के घर की बेल बजा रहा हूँ, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चल ना उसके घर पे चलते हैं। तो सुमित बोला ठीक है चलते हैं। तो रॉकी और सुमित का घर बिल्कुल जस्ट जॉइंट था, बस उनके बीच में एक गैप थे गैलरी टाइप का, तो छत पे से कूद के आप आराम से एक छत से दूसरी छत पे जा सकते हो। तो दोनों दोस्त छत कूद कर और रवि के घर पे पहुंचते हैं। तो छत से उतरकर जैसे ही वो रवि के रूम में पहुंचते, रवि का रूम अनलॉक था, जैसे उन्होंने गेट खोला दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ सामने बेड के ऊपर रवि लेटा हुआ था, लेटा हुआ नहीं था, वो आधा लटका हुआ था बेड के ऊपर और आधा नीचे था, और वो पूरा नंगा था, उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। नीचे उन्होंने देखा तो उसके हाथ पे बहुत सारे ब्लेड्स के कट लगे हुए थे, एक पेपर था जिसके ऊपर कुछ मंत्र लिखे थे, उनके ऊपर ब्लड के निशान हो रखे थे, और वो बिल्कुल अधमरी सी हालत के अंदर वहाँ पे लेटा हुआ था। वो दोनों भागकर रवि के पास पहुँचते, उसको रवि क्या हो गया। उसे कुछ याद नहीं था। वो लोग उसको अपने कंधों पे उठाकर शावर में लेकर गए और उसको है ना पूरे शरीर पर उसके ब्लड के छींटे लगे हुए थे, सूख चुके थे, दिन भर से वो यही कर रहा था। हाथ पे करीब उसके 30-40 कट थे छोटे छोटे जिनसे ब्लड निकल रहा था। तो वो जाके उसको शावर में धुलाते हैं, ब्लड उसका साफ़ करते हैं, पर वो इतना जम चुका था कि ब्लड साफ़ ही नहीं हो रहा था। फिर भी उन्होंने एनी हाउ उसको साफ़ किया और उसको आके बेड पर लेटा। उससे पूछा तू क्या कर रहा था। रवि को इस टाइम पर कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ उसे इतना ही याद था कि कोई उसका सिर पकड़कर उसके कान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, और फिर बस वो मतलब बेहोश होकर भी हल्का फुल्का होश में होना, वो ऐसी हालत के अंदर था। तो दोनों ने सोचा कि अब क्या करें इसका। तो उसने बोला यार मतलब उन्होंने उसको साफ कर दिया, कपड़े वपड़े पहना दिए, बोला कि यार तू रेस्ट करा आराम से। बोला यार हाँ यार तुम लोग जाओ, लेकिन यार प्लीज़ जाने से पहले ना ये सब साफ़ कर देना और मैं घर पे किसी को कुछ मत बताना। दोस्त तो होते ही ऐसे हैं, ठीक है। उन्होंने वापस से सारी सफाई की। तो जो सुमित था उसने क्या किया, जितने भी कागज़ वहाँ पड़े हुए थे उन सारे कागज़ों को उसने जला दिया साफ़ करके। तो जब वो जला रहा था तो रवि को उसके ऊपर बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। पता नहीं क्यों उसको बहुत तेज़ उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, और सब साफ का एक सफाई करके जला के उनको फेंक कर जब वो दोनों वापस जाने लगे तो वो सुमित को घूर रहा था। और जाते जाते सुमित, वो जो गैप था जिसको रोज़ाना क्रॉस किया था, वो छोटा सा गैप था, अचानक सुमित उस गैप से नीचे गिर पड़ा और उसके सिर में 7 टाँके आए। यस, 7 स्टिचेस उसके सिर में आए। वो इतना तेज गिरा था, जबकि उस गैप को वो हर दिन क्रॉस किया करता था। रवि उसको देखकर घबरा गया, उसको समझ में नहीं आया कि ये सब क्यों हुआ, क्यों सुमित वहाँ से जाते हुए गिर गया। उसके बाद दोबारा उसने कभी कर्ण पिशाचिनी साधना करने की कोशिश नहीं की, या यूँ कहो अब उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी अब उसके पास आ चुकी थी। सो गाइस, आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी, और ऐसी और थ्रिलिंग स्टोरी सुनने के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कुकू एफएम। कुकू एफएम पर आपको मिलते हैं 4000+ ऑडियो शोज ऑफ नॉन फिक्शनल कंटेंट। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलती है बहुत ही पॉपुलर बुक्स की समरी, जिन्हें आप सुन सकते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी। तो ऐसी एक और थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल स्टोरी है इस हॉन्टेड हाउस की, जो आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। तो अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम ऐप को और यूज़ करें मेरा कोड Prince50। पहले 250 यूजर्स के लिए आपको मिलेगा फ्लैट 50% डिस्काउंट अगर आप यूज़ करेंगे मेरा कोड Prince50, और आपको जो ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का है मिलेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में। तो सुनते रहिए ऑडियो बुक्स, कहानियाँ और नॉन फिक्शनल कंटेंट कुकू एफएम पर, कभी भी कहीं भी। अब रवि की ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। वो रवि जो पहले हर छोटी छोटी बात पे रो दिया करता था, अब उसे रोना नहीं आता था। वो रवि जो अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करता था, अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके आसपास हर टाइम कोई है। जब भी कोई रवि के आसपास आता था तो जो किसी के आसपास होने की फीलिंग है वो चली जाती थी, उसके आसपास का टेम्परेचर राइज हो जाता था और उसको बड़ी बेचैनी से महसूस होती थी। लेकिन जैसे ही वो इंसान वापस चला जाता था, रवि के आसपास का टेम्परेचर वापस से डाउन हो जाता था और उसे वो फीलिंग वापस से आना शुरू हो जाती थी कि कोई उसके पास में है। जी हाँ, कर्ण पिशाचिनी जिसकी उसने साधना की थी वो अब रवि के पास आ चुकी थी और वो हर टाइम रवि के साथ रहती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके कान में कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे हर टाइम पे ऐसा फील होता था कि कोई जस्ट उसके पीछे है, जिसने उसके कंधे के ऊपर अपना सिर रखा हुआ है और वो उसके कान में कुछ बोलना चाह रही है। रवि की आदतें बदलने लगी। वो छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करने लग जाता था, किसी की कोई भी बात नहीं सुनता था।
उसे विस्की पीने और मीट खाने की बहुत ज़्यादा तलब मचना शुरू हो गई थी। वो अपने घर वालों से छुपाए बिना हर दिन दिन रात दोनों टाइम विस्की पिया करता था, बॉटल की बॉटल, और साथ में मीट खाया करता था। धीरे धीरे उसके ऊपर इस पिशाचिनी का जो इफ़ेक्ट था वो बढ़ने लगा और वो कच्चा मीट तक खाने लगा। कच्चा मीट और विस्की वो डायरेक्ट खाना शुरू करता था। उसके आसपास अगर कोई भी फीमेल आती थी, इवन एक छोटी बच्ची भी अगर उसके पास आती थी, तो उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती थी। उनको या तो सिर दर्द होने लग जाएगा बहुत तेज़, या वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, उनको बहुत तेज़ फीवर आ जाएगा। कर्ण पिशाचिनी अब रवि के पास किसी और को आने तक फटकने तक नहीं देती थी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और जो रवि प्रताप था वो भी इस फेज़ को एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम भी आया जब रवि ने क्या किया और क्या नहीं उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। उसको बड़े अजीब अजीब से सपने आते थे। उसे ऐसा लगता था कि सपनों में कोई उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा है और उसको बड़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी का रवि के ऊपर कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने रवि को झंझोड़ के रख दिया। रवि का ऐसा बिहेवियर देख के उसकी माँ एक दिन रवि के पास आई और उसे भाग कर दौड़ कर उसे अपने गले से लगा लिया और उसने बोला, बेटा तुझे क्या हो गया है? तो ऐसा तो कभी नहीं था, तेरा बिहेवियर हर दिन चेंज होता जा रहा है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, अकेला सा रहता है ना, गुमसुम सा घूमता रहता है, ऐसी क्या बात है, हमें तो बता। तो जब उसकी माँ उसके गले लगी हुई थी तो रवि को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। ना चाहते हुए उसने अपनी माँ को दूर किया अपने आप से और उसे बहुत है ना घुर्रा के देखने लगा। उसकी माँ को समझ में नहीं आया, वो रोती हुई सीढ़ी उतरने लगी और जैसे वो सीढ़ी उतरने लगी अचानक से रवि की माँ का बैलेंस बिगड़ा और वो गिरते हुए लुढ़कते हुए सीढ़ी से नीचे गिरी और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। ये सब देखकर रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी है कर्ण पिशाचिनी को अपने पास बुलाकर। वो ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी माँ को चोट लगे, लेकिन आज उसकी माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया है सिर्फ और सिर्फ कर्ण पिशाचिनी की वजह से। रवि को इस बात से दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब उसका कर्ण पिशाचिनी पे कोई कंट्रोल नहीं था। इवन वो खुद कर्ण पिशाचिनी के कंट्रोल के अंदर था। धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ने लगी। अब जिसको वो सुन पाता था, सिर्फ महसूस कर पाता था, अब वो कर्ण पिशाचिनी रवि को दिखाई भी देने लगी। उसको एक ब्लैक सी शैडो मूव करती हुई दिखाई देती थी। उसे दिखता था कि अब कोई यहाँ से गया, अब कोई आया, अब कोई उसके कान के पीछे आया और उससे बात कर रहा, उसको कई चीज़ें बता रहा। उसको अपने कान में बहुत सारी चीज़ें वो बताया करती थी जिन्हें अब वो साफ साफ समझ भी सकता था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए सही है या फिर गलत है। अब जो ये इंसिडेंट हुआ था उसकी माँ के साथ, उसके बाद वो उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन वो ये रास्ता नहीं जानता था कि वो उससे दूर कैसे आ सकता। उसने उसको बुला तो लिया था, तो आना रवि की मर्जी थी और जाना कर्ण पिशाचिनी की मर्जी थी। वो उससे मीट, विस्की और खून, ये तीन ही चीज़ें मांगा करती थी। उसके अलावा वो उसे जो चाहिए उसको सब कुछ देती थी। धीरे धीरे रवि की बड़ी हुई हरकतें देखकर उनके माँ बाप चिंतित होने लगे, उनको चिंता होने लगी उसकी। और फिर उन्होंने उनको लखनऊ के एक बहुत ही फेमस साइकेट्रिक सेंटर में दिखाया जिसका नाम नूर मंजिल है। वहाँ पर वो गए और वहाँ पर जाकर उसके टेस्ट वगैरह हुए, उसको एनालाइज किया गया और फिर रवि प्रताप को वहाँ पर उसके इम्प्रूवमेंट के, उसके इलाज के लिए रखा गया। डॉक्टर ने उसे साइकोसिस, शिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन का मरीज़ बताया और उसका इलाज किया। दवाइयाँ उसकी चल रही थी। एक दिन की बात है, रवि मंदिर जा रहा था अपनी कार को ड्राइव करके और पता नहीं अचानक से कैसे एक मोड़ के ऊपर उसका एक्सीडेंट हुआ। कार अचानक से पलटी और 3-4 रोल खाकर कार नीचे गिर गई। पूरी कार तहस नहस हो गई थी, लेकिन रवि को एक खरोंच भी नहीं आई। वो सिर्फ मंदिर जा रहा था। कर्ण पिशाच ने उसको मंदिर जाने से रोका। वो समझ गया था कि वो ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है और क्यों उसे कोई भी खरोंच नहीं, वो उसे कुछ नहीं होने दे सकती थी, लेकिन वो रवि को छोड़कर जाने वाली भी नहीं थी। रवि का वेट 110 किलो के आसपास पहुंच गया था। वो कुछ भी खाता था, वैसे तो वो जनरली कुछ नहीं खाता था, दिन भर सिर्फ वो विस्की और मीट ही खाता था। अगर उसे मीट नहीं मिलता था तो वो किचन में जाता था और किचन में जाकर चाशनी बना के पूरी की पूरी चाशनी को ऐसे कैसे पी जाता था। जैसे आपको बताया, कच्चा मीट खाना भी उसने शुरू कर दिया था, लेकिन अगर उसे नहीं मिलता था तो वो जाकर चाशनी बनाता था, शुद्ध शक्कर की चाशनी बनाकर वो एज इट इज़ पी जाता था। तो ये उसकी हालत हो चुकी थी और बहुत वो परेशान था। जो चीज़ उसने बुलाई थी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अब वो उसके लिए एक नाइटमेयर की तरह हो चुकी थी। रात रात भर वो एक कोने में पड़ा रहता था, सिकुड़ा हुआ, डरता रहता था। उसके पास अब कोई नहीं आता था। जब से उसका फ्रेंड छत से गिरा था, उसका दूसरा फ्रेंड रॉकी भी उसके पास नहीं आया करता था। माँ के साथ जो हुआ उस चीज़ को देखकर वो पहले से परेशान था। फिर एक्सीडेंट हुआ तो चीज़ों के साथ ऐसे बढ़ने लगी कि अब रवि अपने कंट्रोल में नहीं था। अपने बच्चे की हालत देखकर
रवि के पापा अपने गुरुजी के पास गए और उनको जाकर उन्होंने सारी हालत बताई। फिर उन्होंने गुरुजी से रवि की बात करवाई। गुरुजी ने रवि से पूछा, अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे मन में सबसे पहले जो भी एक फूल का नाम आए वो बताओ। तो जैसे उन्होंने बोला, रवि के मुंह से निकला पोस्त, यानी अफीम का फूल। इसके बाद गुरुजी ने अपने पेपर पे कुछ लिखा और फ़ोन रख दिया। और ये बात रवि को नहीं पता थी, तो उसके पिताजी से बोला कि तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी में कोई एन नाम की कोई लड़की है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसके अलावा तुम्हारे घर में कुछ और भी है जिसे मैं यहाँ से समझ नहीं पा रहा हूँ। उसको समझने के लिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। तो आज के 15 दिन बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा, ये बात तुम अपने बेटे को मत बताना। और उसके बाद मैं आकर देखता हूँ कि ये पे क्या है और क्या नहीं है। तो ये सब सुनकर और रवि के पापा वापस घर आए। तो क्योंकि मैं बताऊँ, उनका बहुत अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, तो उन्होंने अपने एक नोन से सारी डिटेल्स निकलवाई कि रवि के पिछले 5-6 सालों में क्या क्या हुआ है। तो उनको निकिता के बारे में पता लगा। और इसके बाद उसके पिताजी का गुस्सा है ना, गुस्सैल तो थे ही, तो उन्होंने रवि को बुलाया और उसे सब कुछ बताया और उसको मारने लगे। खींच खींच के थप्पड़ मारे, 1-2 बार जो गन होती है ना उसके बट से भी उसको मारा, तो उसके निशान पड़ गए, लेकिन उसको दर्द ही फील नहीं हुआ। वो उसको मारे जा रहे थे और वो हंस रहा था। इसके बाद एक और बड़े हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ। जैसे ही रवि के पापा उसको मार पीट करके ये सब करके बाहर निकले अपने काम से, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि वो जस्ट मरते मरते बचे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो थे तो रवि के फादर। रवि को ये देखकर फिर से बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। चीज़ें उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थी। वो चाहकर भी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर 15 दिन गुजरे और वो जो महाराज थे, जो गुरुजी थे, वो इनके घर पर आए। अपने शिष्य के साथ ये घर पर आए, सीधे आए, और जैसे उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, रवि को ये फील हो गया कि कोई आया है। और उसके मन से एक आवाज़ आई, आजा तुझे भी देख लूँगा। उसने खुद नहीं कही थी, लेकिन अपने आप उसके मन में आवाज़ आई। इधर गुरुजी आए और सीधा रवि के रूम की तरफ गए। वहाँ पर उन्होंने अपने शिष्य से बोला, गेट खोला, सभी लोग उनके पीछे पीछे आ गए, पर उन्होंने सबको रोक दिए बाहर। वो अंदर गए। उन्होंने शिष्य से बोला कि पूरे कमरे के चारों तरफ धागा बांधो, गंगा जल गिराओ। उसके बाद उनके पास एक कमंडल था, वो अंदर गए। अंदर जाके उन्होंने देखा तो रवि वहाँ पे लेटा हुआ था। वो उनको देखकर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, चुपचाप अपने कमंडल में से राख निकाली, भभूत जिसे बोलते हैं, और उसको पूरे कमरे में फैलाना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ वो कुछ मंत्र भी पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने चारों तरफ वो फैलाने के बाद अपने कमंडल से और राख निकाली और रवि के ऊपर इस तरह से फेंक दी। उसके बाद जो हुआ उसको सोचकर रवि की आज भी रूह कांप जाती है, और शायद आपकी भी कांप उठे। जैसे ही महाराज ने रवि के ऊपर वो भभूत फेंकी, अचानक से रवि को दिखाई दिया कि उसके पीछे से निकलकर कोई चलना शुरू कर रहा है, और वो पूरे रूम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जो राख महाराज ने फैलाई थी उसके ऊपर साफ साफ पैरों के निशान चलते हुए दिख रहे थे। धीरे धीरे वो पैरों के निशान तेज़ होने लगे। ऐसा लगता है कोई चारों तरफ रूम के भाग रहा है और चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और उसको अजीब सी आवाज़ सुना लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है, कभी किसी रोने की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर के बाद महाराज जी ने और मंत्र पढ़े, और उसके बाद वो जो एक इंसान के पैरों के निशान थे वो 3 पैरों के निशान बदल गए। जब वो पहले सिर्फ पैर छप रहे थे, अब पैरों के साथ साथ ब्लड के निशान भी आना वहाँ पर शुरू हो गए थे, और 2 की एक इंसान की जगह 3 इंसानों के पैरों के निशान वहाँ पर छप रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि 2 इंसानों के जो पैरों के निशान है वो तीसरे इंसान को खींच कर लेकर जा रहे हैं, ड्रैग करके लेकर जा रहे हैं। जैसे ये सब हो रहा था, महाराज जी ने और मंत्र पढ़े, दरवाजे की तरफ घूमे और बोले, चल मेरे पीछे। और वो जो 2 पैरों के निशान थे वो उस तीसरे पैरों के निशान को खींचते हुए लेकर जा, जैसे कोई किसी को पकड़कर खींचते हुए लेकर जा रहा है। गेट खुला, नीचे हवन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। महाराज जी सीधे जाकर हवन में बैठे, और 15-16 घंटे तक वहाँ पर पूरी तरह से पूजा चली। इसके बाद महाराज ने हवन में से भभूति निकाल के रवि प्रताप के पूरे सिर पे लगाई, और उससे एक नारियल कटवा के हवन में डलवाया। उसके बाद उन्होंने उसके हाथ पर वो राखी डोरा बांधते जो बांधा, और फिर अगले 15 दिन तक वो वहीं पर रहे, और हर दिन उनके घर में 7 से 8 घंटे पूजा होती थी। थोड़े दिनों के बाद जब पूजा हुई, मतलब बीच में 5-6 दिन के बाद, तो वो रोज़ रवि के पास जाते थे और उससे बात किया करते थे। महाराज ने रवि से हर एक चीज़ पूछी, रवि ने हर एक चीज़ डिटेल में उनको बताई। उसके बाद रवि उनसे बोला कि गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, मेरे पापा को इसमें कुछ बताना, वरना वो मुझे मार डालेंगे। तो वो समझ चुके थे इस बात को, उनके पापा का गुस्सैल बिहेवियर उनको पता था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। ये बात उन्होंने अपने पास तक ही रखी, लेकिन उन्होंने रवि को समझाया कि बेटा जो तूने किया
वो बहुत बड़ी गलती थी। तुम इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। आज तो हम में इतनी शक्ति थी कि हमने तुमको बचा लिया, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होता। तो कभी भी इन चीज़ों को ट्राई मत करना, और आज के बाद तुम हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ो और घर के अंदर पूजा किया करो। तब से अब तक रवि हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके घर में पूजा होती है। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी रवि को कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि कोई उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। अब वो डरता तो नहीं है, लेकिन एकदम से चौंक जाता है। कोई उसके पास आना चाहता है, लेकिन शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको उसके पास आने से रोक देती है। शायद गुरुजी की वो शक्ति है जिसने कर्ण पिशाचिनी को उससे दूर कर दिया। वो कई बार उसके पास आने की कोशिश करती है, पर वो अब उसके पास नहीं आ पाती है। रवि का आप सभी से ये कहना है कि अगर आप इन चीज़ों के बारे में कुछ भी जानते हैं, आपने कहीं देखा है, सुना है, तो उनको देख सुनकर जाने दें। इन चीज़ों को कभी भी ट्राई ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी पावरफुल है। आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं सकते हो। इवन आपकी बॉडी इसको कंटेन भी कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो कभी भी आप ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जिनके बारे में सुनते हैं, नेट पर सुनते हैं, किसी के मुंह से सुन लेते हैं, कहीं ना कहीं से आपको पता लग जाता है, तो सुनकर इन चीज़ों को जाने दें। लाइफ में कभी भी इन चीज़ों को ट्राई ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बनी हुई नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रियल इंसिडेंट, एक कहानी जो रवि प्रताप के साथ हुई। उसकी एक गलती ने उसकी लाइफ को अपसाइड डाउन कर दिया, और वो चाहकर भी उस चीज़ से छुटकारा नहीं पा पाया। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।